नमस्ते बच्चों। तो छठी क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री का अध्याय 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। छोटी सी टॉपिक है और काफ़ी कुछ इसमें पढ़ना है हम लोगों को। तो एक चुनाव के दिन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो अमूमन सी बात है कि शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में आता है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। लवकुश की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें लवकुश भगवान रामचंद्र के घोड़े को पकड़ लेते हैं और दोनों के सेनाओं में एक तरफ राजा रामचंद्र की सेना होती है और दूसरे तरफ लवकुश अकेले 2 भाई मिलकर उस पूरी सेना को हराते हैं। तो इस तरीके की जो कहानियां हैं वो हम देखते हैं कि आज से लगभग 3000 साल पहले उसको जारी रखा गया था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था और इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। किनको? पुरोहितों को। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे और ये उपहार उनके सर्वश्रेष्ठ होने का एक सिंबल मात्र था, जिस उपहार को वो राजा को देकर ये मान लेते थे कि आप सबसे बड़े राजा हैं और हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था, जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा होता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। सारथी मतलब जो उसके रथ को चलाता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित
पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। अनुष्ठान मतलब कई तरीके के धार्मिक रीति रिवाज को वो किया करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले लोगों की आप एक सूची बनाइए और पेशे के आधार पे कौन कौन से किस वर्ग में शामिल थे आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। अब देखिए वर्ण को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती रहती है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद होने के कारण ऋग्वेद के बाद चूँकि इसकी रचना हुई थी, इसके कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। इसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी, और शिकारी तथा भोजन संग्राहक सभी निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिसे वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे देखिए, जब भी आप इतिहास पढ़ते हो तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। यहाँ लिखा है कि उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, जबकि अगर पुराणों में आप देखें तो हाँ, ये क्लियर है कि अलग अलग कार्य के आधार पे वर्णों का निर्धारण किया जाता था। बल्कि वर्ण के आधार पे कार्य निर्धारित नहीं थे, अलग अलग कार्य के आधार पे वर्णों का निर्धारण किया जाता था। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था और उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था और उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। और तीसरा स्थान विष या वैश्य का था। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था और वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का आता था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ऐसा कहना सर्वथा गलत है, क्योंकि हमारे वेदों में कई जगहों पे औरतों को विदुषी के रूप में यानी विद्वान के रूप में नामित किया गया है और उनके द्वारा कई सारे धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न किया गया है। यहाँ तक कि यज्ञ के दौरान बिना महिला का यानी जो पुरुष यज्ञ करता था उनके बिना अर्धांगिनी का वो यज्ञ संपन्न नहीं होता था। तो ऐसा कहना कि महिलाओं को तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, सर्वथा गलत। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण
जन्म के आधार पर होता था। ये भी कहना सर्वथा गलत है, क्योंकि ये बहुत बाद में आया कि पुरोहित जन्म से ही वर्ण का निर्धारण करने लग गए। जब लोगों के अंदर ये चीज़ें आने लगी कि किस तरीके से राज किया जा सकता है समाज पे, तब ये चीज़ें आई। अतः पहले क्या होता था कि जन्म के आधार पे नहीं बल्कि कर्म के आधार पे वर्णों का निर्धारण होता था, और ये धीरे धीरे ये प्रक्रिया जटिल हो गई। तो कुछ पुरोहितों ने अपने स्वार्थ में आकर जन्म के आधार पे वर्णों का निर्धारण करना शुरू कर दिया। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण का माता पिता की संतान ब्राह्मण होते थे। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही उसमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क में आना अपवित्र माना जाने लगा। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से भी सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, और कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का भी प्रभाव बहुत सीमित था। तो लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, और क्यों किया ये आपको सोचना है, इसके बारे में आपको बताना है। अब बात आती है जनपद की। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों का राजा माना जाने लगा। यानी पहले कबीला का जो राजा होता था, यानी जो जन का राजा होता था, फिर जब ये महायज्ञ करने लगे तो अब ये जनपदों के राजा माने जाने लगे। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ ही होता है जन के बसने की जगह। यानी कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो इसमें दिखाए गए हैं, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास एतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। याद रखने वाली बात है ये कि दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश के पास मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा का एतरंजी खेड़ा, ये पुरातत्वविदों के द्वारा खोजा गया, खुदाई करके निकाला गया क्षेत्र है। और खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। यहाँ एक चित्रित धूसर पात्र का पिक्चर दिया गया है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब जितने भी फसलों का नाम बताया गया है, आप इन फसलों को कंपेयर कीजिए कि इसका अध्याय 3 में उल्लेख किया गया है या नहीं। अब लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। चित्रित धूसर पात्र यानी चित्रित है, इस पर चित्रकारी की गई है, और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। फिर जनपद के बाद बनता है महाजनपद। करीब 2500 साल पहले जब कुछ जनपद बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी।
कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंचे दीवारें बनाई गई थी। ये दीवारें इस जनपद को सुरक्षित रखने का काम करता था। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तो चलिए इस पिक्चर की हम लोग बात कर लें, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर को दिखाया गया है। तो आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि तीनों को अलग अलग कीजिए कि कौन सा जनपद था, कौन महाजनपद था, और उसके आधार पे फिर आप इसको जान सकते हैं। तो हम लोग कुछ नाम देखते हैं, जैसे गांधार, तक्षशिला, कुरु, पंचाल, हस्तिनापुर, कोसल, वैशाली, कौशाम्बी, अवंती, उज्जैन, मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी, वज्जी, अंग आज का जो भागलपुर एरिया है जिसको अंग कहा जाता है। तो ये सारे कुछ जनपद और महाजनपद के नाम दिए गए हैं। तो हमने कहा कि ये जो किले होते थे, कुछ राजा अपने शक्ति के प्रदर्शन के लिए इसको बनाया करते थे, और इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः सिक्कों में किया जाता था, सिक्कों के रूप में होता था, और इन सिक्कों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। महाजन पद के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार अलग थे, इसको आपको बताना है कि महाजन पद के राजा और ऋग्वेद में उल्लिखित राजा कैसे अलग थे। तो ऋग्वेद के राजा जनों के राजा हुआ करते थे, यानी कुछ लोगों के राजा हुए थे, और महाजन पद एक विशाल एरिया जो इनके कब्जे में होता था, उसके राजा को महाजन पद का राजा कहते हैं। कौशाम्बी के किले की दीवार का ये चित्र है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली और ईंट की दीवार का अवशेष इसमें मिला है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो ये तो हो गई जनपद और महाजनपद की बात। अब हम अगर कर की बात करें, यानी कि टैक्स की बात करें, तो महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, और इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, और इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, टैक्स वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण कर थे, यानी कि फसलों पर जो कर लगाया जाता वो सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग उस समय कृषक थे, किसान थे, और प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा 1/6 पार्ट कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने के लिए कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं देनी होती थी। तो इस तरीके से आखेटक और संग्राहक
राजा को कौन कौन सा वस्तु देते होंगे, आप अंदाज़ा लगाएंगे। फिर कृषि के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया, क्योंकि इस युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जो पहले पत्थर के बना करते थे या फिर लकड़ी के हुआ करते थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, यानी कि उसको प्लाव किया जाता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधों को तैयार कर उसका रोपण शुरू किया, जो आज भी धान के रोपण की ही विधि अपनाई जाती है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिसको कामकार कहते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? तो चलिए आप सोचिए कि राजा ऐसा क्यों करते थे। तब तक हम लोग कुछ जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है मगध। मानचित्र 4 में मगध को आपने ढूंढ लिया है, हमने अभी पीछे बताया भी है आपको। आज का मगध गया और पाटलिपुत्रा का जो एरिया है वो कहलाता है। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था, और इसका बड़ा कारण था यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उपलब्ध साधन। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, महापद्मनंद। मगध महाजनपद के एक और महत्वपूर्ण शासक थे महापद्मनंद। इसने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जो आधुनिक यानी कि अभी नालंदा डिस्ट्रिक्ट के राजगीर के नाम से जाना जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी रही थी। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से फेमस है, उसको उसकी राजधानी बनाई गई। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा और सिकंदर की कहानी सुनी होगी, जिससे चाणक्य का एक बहुत बड़ा रोल रहा है सिकंदर को यहाँ से रिटर्न करने में। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं में क्या अंतर है, जरा इसको बताइए आप। दूसरा नाम आता है वज्जी का। वज्जी, जैसा कि आपने पढ़ा ऊपर कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। आज बिहार में वैशाली काफ़ी फेमस है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। पूरे विश्व का पहला लोकतंत्र इसे माना जाता है। और गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ
अर्थात संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे अध्याय 6 में, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु और वज्जी संघ का एक अपना संबंध है। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो ये जो बातें बुद्ध ने उस समय बज्जी के लिए कही थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मातावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। बज्जी संघ और अन्य महाजनपद एक दूसरे से भिन्न कैसे थे, कम से कम 3 अंतर आपको बताना है। अब कई शक्तिशाली राजा जो थे इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में शामिल कर लिया, जिसके बारे में हम लोग आगे अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं आपके चैप्टर के अनुसार। अगर आपके पास एटलस है जिसमें यूनान और एथेंस को आप ढूंढिए और पता लगाइए कि लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी और इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। कई शासक के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिकों का दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले हुए थे। एथेंस में खाद्यान्नों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? तो आप कंपैरिजन कीजिए और बताइए कि भारत के बज्जी संघ और एथेंस के लोकतंत्र में क्या अंतर था। अब इसके बाद आप अपना ये क्वेश्चन आंसर कीजिए और साथ ही साथ हमारे साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा है कि आप लोग को ये चीज़ हिंदी पाठ काफ़ी पसंद आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।